हो गया। सुप्रभात बच्चों। तो कल मैं आपको व्याकरण का अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताए थे, जो कि कल मैं पूर्ण रूप से बता दिया था। मुझे विश्वास है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद में आप लोगों को कोई कहीं से कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद आज पढ़ाने जा रहा हूँ। अर्थ के आधार पर तो 8 भेद होते हैं वाक्य के, लेकिन रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद ही होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, 3 ही होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो हमको इसी तीनों पर फोकस देना है और ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको, इसमें दिक्कत नहीं महसूस होगी। तो पहला है इसका वाक्य का तो परिभाषा जानते ही होइएगा, जो हम अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद पढ़ाए। तो शुरू में हम वाक्य की परिभाषा बतलाए थे। वाक्य है कि शब्दों के सार्थक समूह होता है ना, जिसका कुछ आशय निकलता है, अभिप्राय होता है। इसमें वक्ता की उक्ति होती है ना। वक्ता, बोलने वाला, अपनी भावना को अभिव्यक्त करके और दूसरे को अपने मन की बात बतलाता है। माध्यम है क्या? वाक्य है। वाक्य के माध्यम से हम संदेश एक दूसरे को पहुंचाते हैं या आपसी वार्तालाप करते हैं, लेकिन सब सार्थक होना चाहिए। निरर्थक वाक्य नहीं होना चाहिए जिसका कुछ अर्थ ही न निकले। नहीं, अर्थहीन वाक्य का कोई अर्थ नहीं होगा, जबकि वाक्य तो बन जाएगा, क्योंकि शब्दों के समूह से तो वाक्य बन जाएगा, लेकिन सार्थक नहीं, निरर्थक बन जाएगा। और जहाँ निरर्थक बनेगा वहाँ वाक्य का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसीलिए वाक्य के माने सार्थक शब्दों के नहीं, आशय युक्त, अर्थयुक्त, भावयुक्त जो अर्थ निकलता है वही वाक्य कहलाता है। तो वाक्य के 3 भेद: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य,
संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये रचना के आधार पर वाक्य के ये 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब चलिए हम सरल वाक्य पर फोकस करते हैं। सरल वाक्य क्या होता है? तो जिस वाक्य में एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, है कि नहीं? कर्म 2 भी हो सकता है, कर्ता एक ही होना चाहिए। जिस वाक्य में एक कर्ता हो और एक क्रिया हो, तो वैसे वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है? जैसे देखिए, राम बाजार जाता है, तो यहाँ पर राम कर्ता हो गया और कर्ता ही उद्देश्य होता है। बाद बाकी जो है बाजार जाता है, जाना क्रिया है, तो बाजार जाता है, ये हो गया विधेय। ये विधेय हो गया। जो सरल वाक्य होगा, साधारण वाक्य होगा, उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होगा, अर्थात एक कर्ता और एक क्रिया होगा। ऐसे वाक्य को हम सरल वाक्य कहेंगे। सरल वाक्य में शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरल वाक्य नाम ही है सरल वाक्य और बड़ा ही सिंपल सा है, इसको समझने में कोई खास दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। नाम ही है इसका संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है सम जोड़ युक्त। संधि विच्छेद कीजिएगा तो सम जोड़ युक्त संयुक्त होता है। सम मीन्स बराबर, युक्त मतलब जोड़, योग से युक्त हुआ, तो बराबर वाक्य को जोड़ देना संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो जब 2 वाक्य को आपस में जोड़ेंगे तब नहीं ये संयुक्त वाक्य होगा। सरल वाक्य में तो 2 वाक्य है ही नहीं, एक ही वाक्य होता है। तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं, उस वाक्य को हम वाक्य नहीं कहकर उपवाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य बन सकते हैं, चाहेंगे तो अलग अलग करके हम अलग अलग वाक्य, स्वतंत्र अस्तित्व वाला वाक्य बना सकते हैं। तो वैसे वाक्य को हम उपवाक्य कहते हैं। ठीक है? जैसे राम पढ़ता है, और सीता सोती है।
पढ़ता है और सीता सोती है, इसमें दो वाक्य हो गया। एक तो हो गया कि राम पढ़ता है, दूसरा हो गया सीता सोती है। अगर हम और को हटा दें तो दो उपवाक्य नहीं रह जाएगा, दो अलग अलग वाक्य होगा। उपवाक्य हम उसे कहते हैं जो एक ही वाक्य में समाहित होता है, समझे कि नहीं? जिस सारे उपवाक्य मिलकर के एक ही वाक्य बनते हैं, लेकिन उस वाक्य से अगर हम चाहें तो अलग अलग वाक्य को खंडित कर दें, क्योंकि उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इसीलिए अगर वो पूर्ण वाक्य में समाहित है तो उसे हम उपवाक्य कहेंगे। राम पढ़ता है, यह भी एक उपवाक्य है, और सीता सोती है, यह भी एक उपवाक्य है, क्योंकि राम से सीता को कोई मतलब नहीं है, सीता को राम से कोई मतलब नहीं है। दोनों का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। तो अगर हम बीच से और हटा दें तो दो वाक्य होगा कि नहीं? आप ही बताइए। राम पढ़ता है, सीता सोती है, तो संयुक्त वाक्य, यहाँ तो नाम है संयुक्त, यहाँ तो जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। ठीक है? जोड़ने के लिए दो उपवाक्य को जोड़ा जाता है। जैसे आप भी देखते होइएगा, किसी चीज़ को जोड़ने के लिए फेविकॉल, फेविक्विक, या घर जोड़ने के लिए गारा, जिसको सीमेंट बालू कहते हैं, मिला हुआ। तो वो सब क्यों रखा जाता है कि दो तरह के अवयव को, दो तरह के तत्वों को एक बना दिया जाता है। तो उसी तरह सीता और राम के बीच जो दो वाक्य हैं उनको और संयोजक कड़ी से जोड़ दिया गया, जिसके कारण ये पूरा संपूर्ण एक ही वाक्य हो गया। ठीक है? तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा होगी कि वैसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, और वह उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं। अब समुच्चय बोधक अव्यय शब्द केवल और ही तो नहीं है, बहुत ढेर सारा है। तो इसमें जो प्रयोग होता है वो मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटी। अथवा, इसलिए, तो, और, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब शब्द जो है मोटा मोटी इतना ही समझ लीजिए कि यही सब शब्द का प्रयोग संयुक्त वाक्य में किया जाता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि प्रायः जो है, और जो है ना, बहुत पॉपुलर है संयुक्त वाक्य को पहचानने में, और शब्द जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और बच्चे किसी वाक्य में और देख लिए, सीधे संयुक्त वाक्य लिख दिए, लेकिन थोड़ा सतर्क होकर के लिखिएगा, वाक्य को समझिएगा, दो वाक्य है कि नहीं है। तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। ठीक है? अब एक ही दिन में हम तीनों वाक्य पढ़ लें और एक पढ़े तो दूसरा हमारे जेहन से निकल जाए, तो ये भी कोई पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है? आप उतना ही पढ़ें कि जितना आपके मस्तिष्क में, जितना आपके मन मस्तिष्क में सदा के लिए विद्यमान रहे, सदा के लिए वो आपके मस्तिष्क में रहे, वो पढ़ाई ठीक है। थोड़ा ही सब पढ़िए, लेकिन उस चीज़ को एकदम फॉर एवर के लिए आप पढ़ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा। ज़्यादा सब
ज़्यादा पढ़ाई एक दिन में कर लेने से क्या होगा? पूरी पढ़ाई पढ़ लीजिएगा और एक व्यक्ति है ना पर रामायण का पाठ कर रहा था, ठीक है ना, और उसकी वो चाह रहा था कि हमारी पत्नी भी रामायण का कम से कम सुने, क्योंकि वो नास्तिक प्रवृत्ति की लोग थी, वो नहीं चाहती थी कि हम पूजा पाठ करें, रामायण सुने, महाभारत सुने। और धार्मिक प्रवृत्ति के उसके हस्बैंड थे, तो वो जबरदस्ती बुला करके कहते थे कि आप जो हम रामायण पाठ करते हैं और तुम सुनो कम से कम। तो हस्बैंड के लाज से डर से बैठती थी तो जरूर, लेकिन उसका दिल उस रामायण की पंक्ति में, रामायण की कहानी में नहीं लगता था, उसका दिल कहीं और घूमते रहता था। मतलब पूरी रामायण उसके पति पढ़ गए, इन द इन्स एंड आउट, शुरू से लेकर के अंत तक पूरी रामायण पढ़ करके अपने पत्नी को सुना दिया। तो उसने एक प्रश्न किया कि बोलो सीता किसकी पत्नी थी, है कि नहीं? उसको वो कहा कि हमको क्या मालूम सीता किसकी पत्नी, बताओ। सब दिन बैठ करके रामायण सुनी है, लेकिन उसको इतना भी दिमाग नहीं आया कि सीता राम की पत्नी थी, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं था वहाँ, पढ़ाई पर एकाग्रता नहीं थी। तो जहाँ एकाग्रता नहीं होगी वहाँ टीचरों के द्वारा या किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा कोई भी बात बताई जाती है तो वो तो उसके दिमाग में घुसेगा नहीं। इसीलिए कम पढ़िए, अधिक सीखिए, कम पढ़िए, अधिक सीखिए। अब मैं आपको ये मिश्र वाक्य जो है कल पढ़ाऊंगा। इससे क्या होगा, जो सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य की भी पुनरावृत्ति हो जाएगी। आज मैं पढ़ाया और कल भी मैं पढ़ाऊंगा, तो इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। मिश्र वाक्य है, इसके विषय में हम अभी आपको कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ वाक्य लिख दिए हैं, क्योंकि काहे के लिए खाली रहेगा। ये भी लिखा गया। संयुक्त वाक्य पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। सरल वाक्य तो सरल ही है, सीधा है, बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको इस संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, है ना। और जब आप तीनों को पढ़ लीजिएगा भली भांति, तो आपको ये भी दिया जाएगा कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में ट्रांसफर कीजिए, चेंज कीजिए, या मिश्र वाक्य में चेंज कीजिए, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में चेंज कीजिए या मिश्र वाक्य में चेंज कीजिए। ऐसा रहता है, बोर्ड के एग्जाम में भी रहता है, तो इसको जान लेना जरूरी है आपके लिए। धन्यवाद।